नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य फिर से जोरावर क्लासेस में ईवीएस क्लास में हम जिस सेक्शन में जो काम करने वाले हैं, कुछ पेंडिंग वर्क है जो कि हम डिजिज पे एक वीडियो हमने तैयार किया था, एक सेशन क्रिएट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ डिजिज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय व्हाट। जो चिकन पॉक्स की बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। ठीक है, अगर हमसे पूछा हो कि वायरस से होती है बैक्टीरिया से होती है, तब तो वो चीज़ बहुत इजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको दो वायरस पहले दे दिए हैं। ठीक है, एक कोलरा बैक्टीरिया दे दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो चिकन पॉक्स की जो बीमारी है, ठीक है, मिजल्स की जो बीमारी है, चिकन पॉक्स है, एक मिजल्स भी बीमारी होती है। ठीक है, और उसके बाद एक मम्स, ये तीनों ही बीमारी जो है ये वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, तो लेकिन अब इसने पूछा है कि चिकन पॉक्स की बीमारी किसके कारण होती है, कौन से वायरस के द्वारा होती है। तो देखिए यहाँ पर एक वेरियोला वायरस दिया हुआ है और एक है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, तो ये विब्रियो कोलरा तो वैसे भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो वायरस पे ही फोकस करना है, तो हमारा सही आंसर इसमें होगा वेरिसेला जोस्टर विषाणु। ठीक है, इतना डीप क्वेश्चन रेयरली ही पूछा जाता है जब पेपर को हार्ड किया जाए। अदरवाइज पूछा जाता है कि ये वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। फिर भी हमें याद, अगर हमें क्वेश्चन के रूप में मिल रहा है वेरिसेला जोस्टर वायरस, हमें याद रखना चाहिए चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, मीजल्स है, मम्प्स है, ये सारी वायरस से होने वाली बीमारी। इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जो खांसी जुकाम की बीमारी है, वो भी आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंजा में जब खांसी जुकाम होता है तो अपने आप ही वो ठीक भी हो जाता है। तो इस तरीके से वायरल साइकिल के जितने भी बुखार होते हैं, जैसे डेंगू है, डेंगू का वायरस है, वो अपने आप ही एक टाइम के बाद जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे वायरस का साइकिल कंप्लीट होता है। अब है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इज व्हाट। ठीक है, तो मलेरिया की संक्रामक अवस्था क्या है। तो देखिए, जब वो संक्रमण होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मलेरिया एंटर करता है, हम सभी जानते हैं कि वो एंट्री की जाती है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, तो जो फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर होती है, उसको चाहिए होता है प्रोटीन। ठीक है, और हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन को वो शक करता है। ठीक है, और वो उस दौरान जो हमारी जब बॉडी के अंदर जब पेनिट्रेट करता है अपने माउथ से, तो यहाँ पर एक एंटीकोगुलेंट एजेंट छोड़ता है अपनी लार में। उस लार के अंदर ही स्पोर के रूप में, छोटे छोटे स्पोर के रूप में उसके स्लाइवा के अंदर, जो स्लाइवा कह सकते हैं या लार के अंदर छोटे छोटे स्पोर होते हैं, किसके, मलेरिया के कीटाणु के। ठीक है, और मलेरिया का कीटाणु होता है प्रोटोजोआ कैटेगरी से। ठीक है, और प्रोटोजोआ में स्पेशल पूछे तो किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम के स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे ब्लड के अंदर जाके जो है एक्टिव हो जाते हैं, एक तरह के बीज होते हैं ये। ठीक है, और ब्लड के अंदर जाके ये बीज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और पूरे प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अपने बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करने लग जाते हैं। तो वो स्टेज होती है स्पोरोजाइट की। ठीक है, तो स्पोरोजाइट यानी कि बीजाणुज। तो हम मैंने बात की थी, स्पोर्स क्या होता है, वो बीज जैसे होते हैं और वो इनएक्टिव होते हैं। हमारे शरीर में जब संक्रमण होता है तो वो बीजाणु टाइप में या स्पोरोजाइट रूप में होता है और बाद में वो प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया के लिए हमने बात की थी क्या, कि एक बीमार कुनैन नाम की एक दवा जो है वो मलेरिया के लिए यूज की जाती है। तो पूछ लेता है कि किस प्लांट से होता है। ठीक है, तो ये सिनकोना सिनकोना नाम के प्लांट, जो कि एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाने वाला प्लांट है, उससे प्राप्त होती है कुनैन की दवाई। ठीक है, जो मलेरिया के इलाज में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज दैट किल मोर पीपल देन लंग कैंसर। वो डिजीज जिसने लंग कैंसर से ज्यादा लोगों को मारा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। यानी कि एयर पोल्यूशन से होने वाला ऐसा डिजीज जिससे मरने वाले लोगों की संख्या लंग कैंसर से भी ज्यादा है। तो वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप फेफड़ों के कैंसर से अधिक लोगों को मारने वाली बीमारी कौन सी है। ठीक है, तो फेफड़ों के कैंसर से भी ज्यादा जिस बीमारी ने मारा है, तो अस्थमा देखिए ये भी सांस की बीमारी है, फेफड़ों की ही बीमारी है। ठीक है, एप्सिमा, वातस्फीति, हार्ट अटैक, दिल का दौरा, और है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज द डिजीज दैट हैज किल्ड मोर पीपल। तो तो इसका रीजन क्या हो गया, ये एयर पोल्यूशन से होता है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से जो है, एयर पोल्यूशन की वजह से जो होने वाला ये डिजीज है, जितनी डेथ हुई है वो लंग कैंसर से भी ज्यादा है संख्या में। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई जो होता है ना, ये जो विंड पाइप होता है उसको बोलते हैं। तो इसलिए इसको याद रखना भी इजीली रह जाएगा कि लंग्स से रिलेटेड ही है, सांस से रिलेटेड ही है,
और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से और लोगों की डेथ हो जाती है। अब देखिए मनुष्य में आयरन की कमी का परिणाम क्या हो सकता है, यानी कि अगर आपके अंदर द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन मैन मे रिजल्ट इन व्हाट, तो आयरन की कमी अगर हो जाती है तो उसमें क्या कारण हो, क्या दिक्कत हो जाती है, तो ये सारे ही आपको अगर बहुत ईजी क्वेश्चन पड़ेगा ये, तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है। एनीमिया मतलब खून में रक्त की कमी, सॉरी बॉडी में रक्त की कमी, तो खून की कमी की बीमारी हो जाती है। जो आयरन होता है वो आयरन जो ब्लड फॉर्मेशन में आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, आरबीसी के साथ जो है ऑक्सीजन मिलती है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है, और इनका कम्बिनेशन हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब आरबीसी नहीं बनेगी, रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसमें जो उसका रेड कलर है वो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, तो रेड जब ये आरबीसी नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और ऑर्गन फेलर होने का खतरा हो जाएगा, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो। तो इस तरीके से ये एनीमिया की बीमारी जो है आयरन की कमी से होती है। बाकी बीमारी के बारे में बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, रात को दिखाई नहीं देता। स्कर्वी यानी कि सूखा रोग, ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, और रिकेट्स, रिकेट्स एक बीमारी जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। हड्डियां कमजोर होती है, जो हमारे पैर की हड्डी सीधी होती है वो ऐसे ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें खड़े दिखाई देते हैं। तो ये रिकेट्स की जो बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो सारे ऑप्शन हमको पता है और आंसर भी पता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां हम क्या पाते हैं कि क्या चीजें अनियंत्रित हो जाती है। कैंसर इज ए डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड व्हाट सेल डिवीजन, सेल स्वेलिंग, सेल इन्फ्लेमेशन और सेल डिफॉर्मिटी। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, कोई भी कैंसर की सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है कैंसर में कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन यानी कि अनकंट्रोल्ड कोशिका विभाजन होने की सिचुएशन को ही कैंसर कहा जाता है। अब ये कैंसर होता क्या है, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, कुछ जीन्स एक्टिव होते हैं और कुछ जीन इनएक्टिव होते हैं, जिनको ओंकोजीन्स कहते हैं, ओंकोजीन्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए कैंसर की स्टडी को भी ओंकोलॉजी कहा जाता है, ओंकोलॉजी। तो ये ओंकोजीन्स होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर कभी हमारे शरीर में कोई ऐसा केमिकल, ऐसा रेडिएशन चला जाता है जिसकी वजह से एक ओंकोजीन्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो उन ओंकोजीन्स को जो है एक्टिव करने में कोई केमिकल, हमने कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें वो केमिकल था, या कोई रेडिएशन से हम एक्सपोज हो गए, तो ये ओंकोजीन एक्टिव हो जाते हैं और ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लग जाते हैं, और उसी सिचुएशन को कहते हैं कैंसर। ठीक है, कैंसर या कर्क रोग। अब देखिए सेल डिवीजन जो अगर ये ब्लड के अंदर होता है तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। कभी कभी ब्लड कैंसर किसको कहते हैं कि ल्यूकेमिया, इसको साइंटिफिक नेम है। इसमें WBC जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये अनकंट्रोल्ड रूप से जो है डिवाइड होने लग जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है और बाकी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है। तो इस ल्यूकेमिया यानी कि रक्त के कैंसर का जो बीमारी है उसके लिए दो ही इलाज हो सकते हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, किसी और का ब्लड बार बार चढ़ाया जाए, या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ये पॉसिबल हो पाता है इसका इलाज। ठीक है, तो ब्लड कैंसर भी और बहुत सारे कैंसर, स्किन कैंसर, बहुत सारी चीजें हैं, सभी में क्या होता है कोशिका का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाता है। तो कैंसर का एक थोड़ा सा कंसेप्ट हमने सीख लिया। अल्जाइमर रोग क्या है, अल्जाइमर रोग कहाँ का विकार, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है ये पूछ रहा है। तो अल्जाइमर एक बीमारी है, और खासतौर से जो जापान में, क्योंकि ज्यादा एज के लोग ज्यादा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 80+ की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है, तो उन लोगों में एक बीमारी देखने को आती है कि भूलने की बीमारी, अल्जाइमर की बीमारी, जो कि हायर एजेस में देखने को मिलती है। तो भूलने की बीमारी है तो ब्रेन भूलेगा, तो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन। ठीक है, लीवर का नहीं है ये, ना ही किडनी का है, ना इम्यून सिस्टम का है, तो हमारा सही आंसर हो गया दिस इज द डिजीज दैट इज अफेक्टिंग ब्रेन। क्षय रोग का कारक एजेंट क्या है, यानी कि द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो बीमारी है उसका एजेंट कौन सा है जिससे ये होता है। सबसे पहले तो देखिए कि ये बैक्टीरिया से होता है टीबी। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम है, तपेदिक भी कहते हैं इसको, क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, आपने देख लिया क्षय रोग, और यक्ष्मा भी कहते हैं। इतने सारे हिंदी में इसके ट्रांसलेशन है, और ट्यूबरक्लोसिस तो एक ही नाम है इंग्लिश में। अब देखिए माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया नाम से एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है,
अब ये ज़्यादातर तो लंग्स को ही अफेक्ट करता है, लेकिन बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी कभी कभी टीबी हो जाती है। अब देखिए एक और वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके बारे में आप जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को ये जो है हेल्पर सेल्स जो होती है हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर, उसको इसको अटैक करता है और हमारी इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है, इम्यूनिटी को वीक कर देता है। अब देखिए दूषित पानी यानी कि खराब गंदा पानी निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बीमारियों का कारण बनता है? यानी कि कोई एक बीमारी ऐसी है जो कि दूषित पानी से नहीं होती, बाकी सब होती है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है, खराब पानी होता है या इन्फेक्टेड पानी होता है, तो इनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सब का कारण बनेगा। ठीक है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड और मीजल्स और कोलरा। तो आपको ध्यान रखना है कि मीजल्स अभी बताता है कि वायरस से होता है, ठीक है, खसरा, यही वो बीमारी है जो कि खराब पानी से नहीं होती। अदरवाइज हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड तो जब मल आ जाता है पानी के अंदर, साफ पानी नहीं होता, सप्लाई का पानी हो, चाहे आप कहीं पे खाना खा रहे हैं या गोलगप्पे का पानी है जो आप पानी पूरी खाते हैं और वो अच्छे से फिल्टर्ड पानी नहीं है, तो उस तरीके से जो है टाइफाइड जो है और कोलरा हैजा, ये भी खराब पानी से ही होता है। तो हमारा सही आंसर हो गया कि खसरा या मीजल्स की जो बीमारी है दैट इज नॉट काज्ड बाय द कंटेमिनेटेड वाटर, ऑल अदर आर काज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये सारे के सारे कंटेमिनेटेड वाटर, ये वायरस से होती है, ये दोनों बैक्टीरिया से होते हैं, ध्यान रखेंगे। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी और ये विब्रियो कोलेरा। तो इस तरीके से ये दो डिजीजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये तीनों ही पूछे जाते हैं असल में। हेपेटाइटिस ए भी इंपॉर्टेंट ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड थ्रू फीकल मैटर बाय हाउस फ्लाइज। तो देखिए ये मैंने बताया था अभी, मल के द्वारा खासतौर से टाइफाइड की जो बीमारी होती है ना, इनमें में से कौन सा एक रोग बैक्टीरिया से होता है और घरेलू मुखी द्वारा मल के माध्यम से फैलता है। तो ये अगर खाना ढका ना हो, आप कहीं स्ट्रीट फूड को खा रहे हो, ढका नहीं, मक्खियाँ बैठ रही हैं और इधर गंदगी पे बैठ के आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चांस आपको टाइफाइड होने के हो जाते हैं। तो आप आंत ज्वर इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि आंतों पे अटैक करता है ये। तो ये बीमारी, टाइफाइड की बीमारी जो है मोस्ट प्रोबेबल हो जाती है अगर आप ऐसे हाउस फ्लाइज से इन्फेक्टेड चीज़ों को, जो कि फीकल मैटर पे यानी कि मल वगैरह पे बैठ के जो आए हैं, ठीक है, लेट्रिन वगैरह पे, तो उससे वो गंदगी लेके आते हैं और पानी में भी मिक्स अगर वो हो जाता है तो ये टाइफाइड का रीजन बन जाता है। ठीक है, तो ये टाइफाइड से जो है बचने का यही तरीका है कि आप फिल्टर्ड अच्छा साफ पानी पीजिए और जो खराब तरीके से पकाई चीज़ें बाजार में मिलती हैं उनसे बच के रहिए। द मेडिकल टर्म यूज फॉर स्लीपनेसनेस इज व्हाट। तो एक ऐसी मेडिकल टर्म जिसमें अनिद्रा को कहा जाता है, नींद ना आने के लिए जो बीमारी हो जाती है उसके लिए मेडिकल शब्द कौन सा है, चिकित्सा शब्द जो बीमारी का? सोमनम्बुलिज्म, इंसोम्निया, हेलुसिनेशन, निक्टिन्यूरिया। तो देखिए ये सोमनम्बुलिज्म जो है इसमें तो नींद शायद ज़्यादा आती है, तो इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है उन लोगों को जिनको रात को नींद नहीं आती। खासतौर से जो मोबाइल यूज करते हैं उसके अंदर ब्लू LED जो होती है उससे जो है वो, इसलिए रात को यूज जब सोना है तो सो ही जाइए। अगर आपने मोबाइल यूज कर लिया तो काफ़ी देर तक आपको फिर नींद नहीं आती, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो ब्लू LED की लाइट होती है उससे इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है। इसलिए ब्लू लाइट फिल्टर भी आने लगा है मोबाइल के अंदर, वो इसी वजह से आने लगा है ताकि वो उससे उस बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, तो इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, इसका मतलब है नींद न आना। ठीक है, हेलुसिनेशन मतलब आपको दृष्टि भ्रम हो जाता है, आपको अलग अलग चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें दिखने लग जाती हैं, तो वो तो नहीं है ये। तो स्लीपनेसनेस को इंसोम्निया ही कहते हैं। अब ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज व्हाट। तो अभी मैंने ब्लड कैंसर के बारे में बात की थी कि इसमें WBC का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को, श्वेत रक्त कणिकाओं का, और इसकी वजह से जो है रक्त कैंसर को जो बाकी सेल्स को डिस्ट्रॉय ये करने लग जाता है। और कैंसर हमें पता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को कैंसर कहते हैं, ऑन्कोजीन्स की वजह से होता है। ठीक है, और कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए। अब बात करते हैं कि इसको साइंटिफिकली या मेडिकल टर्म में क्या नाम देंगे। तो ल्यूकेमिया नाम से जो एक बीमारी है, और हमने देखा था या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जो कि इसका इलाज का पार्ट है। वो डिजीज बताइए। द डिजीज इन विच द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज इज नोन एज व्हाट। जिस रोग में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उस रोग को क्या कहते हैं जिसमें हमारे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे तो देखिए सभी में डायबिटीज ही नाम है, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो दो ही तरह की डायबिटीज होती है, ये तरह की डायबिटीज नहीं होती, दो तरह की डायबिटीज होती है। तो ये जो डायबिटीज होती है ये इस वजह से होता है जब हमारे बॉडी में
इनसफिशिएंट इंसुलिन बनने लगता है। तो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के अंदर बनता है, ठीक है। तो पैनक्रियाज से जो इंसुलिन सिक्रेट होता है कि ये क्या करता है, ये ब्लड के कंजप्शन को कंट्रोल करता है। ब्लड एक्सेस हो जाता है तो उसको लीवर फैट वगैरह बना के लीवर वगैरह में स्टोर कर देता है। लेकिन अगर ये काम ना करे और कम हो तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायबिटीज की बीमारी, मेलिटस, मधुमेह, ठीक है। और ये दूसरी एक और डायबिटीज है इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। इसका कारण क्या होता है कि एक एसीटी हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से बनता है और पेट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो जाता है जाके। तो ये जब कम बनता है तो हमारी किडनी के अंदर जो है जो ब्लड का वो किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो पानी लिमिट में ही यूरिन में आता है वैसे तो। लेकिन जब ये कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है यूरिन के अंदर आने लग जाता है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो ये डायबिटीज़ की इंसिपिडस की बीमारी हो गई, ठीक है। तो हमारा अब पूछना क्या है कि ब्लड में लेवल इंक्रीज होना, तो ये है डायबिटीज मेलिटस। इसका सही आंसर ये हो गया। यूरिन ज़्यादा बनने की बात आएगी तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दृष्टि वैषम्य। देखिए एक बीमारी है जिसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। आपके कंटेंट कोर्स अब करेंगे, अब 1-2 दिन में अपलोड होगा तो आपको ये सब पढ़ने में आएगा। तो एस्टिग्मेटेशन जो है वो आईज से रिलेटेड एक बीमारी है जिसके अंदर आपको धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी 2 फोकस बन जाते हैं तो आपको 2-2 चीजें 3-3 चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो कौन सा लेंस उसमें यूज किया जाता है एस्टिग्मेटेशन में, ठीक है। तो इसमें सही आंसर देखिए कनकेव कन्वेक्स लेंस तो नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि ये तो हमने देख लिया दूर दृष्टि और निकट दृष्टि में यूज होते हैं। बाईफोकल लेंस भी नहीं, सिलिंड्रिकल लेंस जो है यूज किया जाता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीएस भी हो गई और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए एड्स का वायरस, देखिए एक्वायर्ड एड्स एक बीमारी है, ठीक है। एड्स कोई वायरस नहीं है, ठीक है। एड्स का वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इसकी वजह से जो है जब ये शरीर में एंटर करता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा इम्यूनिटी को कम कर देता है, उस स्टेज को कहते हैं एड्स, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एक्वायर्ड मतलब ये पहले से हमारे शरीर में नहीं थी बीमारी, ये इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि ऐसा सिंड्रोम जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी कर देता है और वो एक्वायर किया है हमने बाद में। तो एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये जो वायरस है ये कैसा वायरस है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कि वायरस जो है वो देखिए अगर डीएनए की बात करें, हम अपने डीएनए की बात करें, ह्यूमन के डीएनए की, तो इसके अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा वाटसन क्रिक का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से डीएनए आपको दिखाता है, ठीक है। लेकिन वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड नहीं होते हैं, ठीक है। और वो भी आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए नहीं होता है, ठीक है। डीएनए होता तो वो अपनी कॉपी रेप्लिकेट कर लेता वो, ठीक है। उसको डीएनए की मदद चाहिए, आरएनए और डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिल के ये अपनी कॉपियां बनाता है, ठीक है। तो आरएनए अकेला नहीं अपनी कॉपी बना पाता, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसके अंदर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रैकोमा क्या बीमारी है? देखिए ट्रैकोमा एक बीमारी है, ठीक है। और वो किस अंग की बीमारी ये भी पूछ रहा है। ट्रैकोमा इज ए डिजीज विच इज रिलेटेड टू थ्रोट स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक है और ये आइज है और लीवर, ठीक है। इनमें से किसकी बीमारी है? तो ये सही आंसर है इसका आइज की बीमारी ट्रैकोमा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब थ्रोम्बोसिस जो है वो डिसऑर्डर कौन से अंग से रिलेटेड है? तो ये ऐसी बीमारी है घना रक्तता संबंधी विकार। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसके अंदर ये ब्लड की बीमारी। सबसे पहले तो बात ये है थ्रोम्बोसिस एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आपकी वेन्स जो होती हैं, ठीक है, और जो आपकी धमनियाँ होती हैं, आर्टरी जो होती हैं, जो आपकी ब्लड वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती है जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बो प्रोटीन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर थ्रोम्बोसिस में क्या है, क्लोटिंग अंदर होने लग जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुकने लग जाता है। तो ये ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड बीमारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु से नहीं होता है? विच डिजीज इज नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया से नहीं होता। देखिए ये माइकोबैक्टीरियम से होता है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद टाइफॉइड होता है, साल्मोनेला टाइफी से, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ये भी नहीं। लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, ये भी बैक्टीरिया से होता है। मेजल्स की बीमारी में बार बार बता रहा हूँ, खसरे की बीमारी जो है वो वायरस से होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो एक रोग ऐसा होगा जो वायरस की वजह से होता है, बाकी नहीं होते। और सीधा सा है इन्फ्लुएंजा को टिक कर दीजिए, कोई
इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, जो साधारण सर्दी जुकाम जो होता है, उस बीमारी का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस की वजह से होती है। डिप्थीरिया, टेटनस, ये जो है टेटेनी नाम से जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से डिप्थीरिया, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। और इन्फ्लुएंजा जो है वो ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख के निम्नलिखित में से किस विकार को आलसी आँख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक ऐसा विकार आँख के अंदर हो जाता है जिसके अंदर आँखें जो है आलसी आलसी सी दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, एम्ब्लोपिया, मायोपिया तो काट ही दीजिए, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। 3 में से हमें देखना है, एमनोपिया, प्रेसबायोपिया, एम्ब्लियोपिया। तो एम्ब्लियोपिया जो है बीमारी, मंद दृष्टि जो है, ये जो है मंद दृष्टि जो है, इसको कहा जाता है लेजी आई का बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इबोला नाम से एक बीमारी है। इबोला वायरस भी आपने सुना होगा, काफी 1-2 साल पहले काफी न्यूज में रहा था। एक जीका वायरस भी आपने सुना होगा। ठीक है, जीका वायरस जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर बड़ा एक्टिव रहा था, और इसमें क्या होता था कि ये ब्रेन पे अटैक करता था, और खास तौर से जो एम्ब्रियोज होते हैं, मतलब जो गर्भ में जो बच्चे होते हैं, उसके ब्रेन को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करता था, और बच्चे का ब्रेन जो है अंडर डेवलप्ड, जब बच्चा पैदा होता था बच्चे का ब्रेन अंडर डेवलप होता था। अगर किसी की मदर को हो गया, वो बच्चा पेट में है, तो उसका ब्रेन अंडर डेवलप होता था। जीका वायरस, जीका बीमारी भी इसकी वजह से होता है, ब्रेन को अटैक करती है। एक बीमारी इबोला है जो कि अफ्रीका के अंदर देखने की आई थी, तो इसकी वजह से जो है 1000 ऑफ डेथ हो गई थी। बड़ा तेज बुखार होता था, सारे सिम्टम्स होते थे उसमें, तेज बुखार होना, गला खराब होना, बहुत सारी चीजें। 1000 ऑफ डेथ हुई थी वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है, तो ये इबोला जो है, ये किसके नाम पर इसका नाम इबोला रखा गया है, ये पूछ रहा है। विलेज, ट्राइब, रिवर और माउंटेन, तो इनमें से किसके नाम पर जो है ये नाम रखा गया। तो सही आंसर हमारा है कि किसी ट्राइब के नाम पर नहीं है। एक इबोला नाम से एक रिवर है जिसको काली नदी कहा जाता है, तो इस ये भी एक काली नदी की बीमारी मान के इसका नाम इबोला ठेक दिया गया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, नदी, रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। कुछ और क्वेश्चन भी हम अब बाद में आपको करवाएंगे, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्विंग की जो एक टेक्निक होती है वो हम आपको सिखा पाए। ठीक है, तो उससे आपका एक प्रैक्टिस सेट हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालें, और वो आपको बड़ा हेल्पफुल होता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं, जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं, उस थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। ये आपकी तैयारी का पार्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, अब धीरे धीरे प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस सेट जो है क्वेश्चंस का देंगे, विद आंसर की देंगे, तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि फाइनली तो आपको रिकॉल ही करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको आंसर नहीं लिखना, रिटन एग्जाम नहीं है, आपको ABCD इस तरीके से 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको बस उनमें से पहचानना है कि कौन सा है। तो ये प्रैक्टिस करनी है, रिकॉलिंग करनी है, अपना जो माइंड के अंदर जो आपकी चीजें फीड हो रखी है उससे सही आंसर जो है, राइट आंसर निकालने को अपना माइंड की कंडीशनिंग करनी है। ठीक है, वो कंडीशनिंग कैसे होगी कि आपको प्रैक्टिस सेट भी करने चाहिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड 20-40 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और फिर देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आप पीछे रह जाते हैं तो फिर से एक रिवीजन कर दीजिए। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रिवीजन का खेल है, ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपटीशन इज द गेम ऑफ रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, कॉन्फिडेंस से पेपर में जाके बैठेंगे, माइंड में ही रहेगा ही नहीं कि 1-2 और पढ़ लेता, 1-2 बार और रिवीजन कर लेता। आपको 5 रिवीजन का टारगेट है, आप 7 रिवीजन कर डालिए, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस, पेपर हार्ड आए या ईजी आए, आप हमेशा कामयाब होंगे ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेके वहाँ पे जाना है। और कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की बात है। आप वो एग्जाम में जब एंटर करेंगे, ये बड़ा हेल्प करने वाला है। तो हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना एक तो, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन में नहीं घुसना है, कोई भी किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन जो होती है उसमें नहीं जाके घुसना है। ठीक है, हार्ड वर्क पे फोकस करना है, खुद पे जो है बिलीव करना है, खुद पे, खुद की शक्ति को याद रखना है, खुद की लिमिट्स नहीं बनानी है पढ़ने की। ठीक है, आप लिमिटलेस पढ़ सकते हैं, ध्यान रखेंगे कुछ भी। बस क्या होता है कि पहला, फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में आपको बहुत जोर पड़ता है, लेकिन जब तीसरे रिवीजन में आएंगे और चौथे, और जब 5वें 6ठे पे आएंगे तो आपको ये गेम लगेगा। ठीक है, पहले दूसरे रिवीजन में आप बहुत सारे डाटा आपके सामने होगा, तीसरे रिवीजन में आपको बहुत सारा डाटा याद मिलेगा। 5-6 रिवीजन हो जाते हैं तो ये गेम बन जाता है आपके लिए। ठीक है, फिर आपको इसमें मजा आने लग जाता है, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा मन करने पड़ता है कि पढ़े। और इस तरीके से आपको मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा करने हैं, और स्टार्टिंग में आप भी ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि बाद में आपको जो है बर्डन फील ना हो। वो बर्डन एकदम से बहुत सारा
सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, वैकेंसी आ जाती है, वो फिल ना हो। आप एक एक्स्ट्रा बटन निकाल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ही आप क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। खुश रहिए, स्माइलिंग करते रहिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।